हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम क्या होती है। पर्याप्त मात्रा में एवं स्वीकार्य गुणवत्ता वाली खाद्य वस्तुओं की स्थिर और सही कीमत पर उपलब्धता तथा निकट भविष्य में इन्हीं शर्तों पर उपलब्धता बने रहने के आश्वासन की स्थिति को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बना था। इसका मुख्यालय रोम में है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इन्होंने बताया था सभी के लिए खाद्य सुरक्षा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, है ना, ये इसमें पूरी डिटेल दिया है। अब हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, है ना। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या क्या, देखो सबसे पहले कारक कौन कौन से होते हैं उत्पादन के? भूमि, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक है। तो खेती में हम क्या करते हैं? देखो श्रम भी करते हैं, ये भूमि भी होती है और इसको पूंजी के रूप में भी देखा जाता है, और उद्यम भी इसके खेतों में हम मतलब एक तरह से नवाचार के द्वारा उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बहुत सारी की आजकल नई सहकारी कृषि, है ना, व्यावसायिक कृषि, इनके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है अगर हम करेंगे तो? बीज रहते हैं, उर्वरक रहती है, सिंचाई रहती है, परिवहन रहती है, इनकी पैकेजिंग वगैरह, ये सब रहती है वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। अब हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा और जन वितरण प्रणाली, है ना। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसको हम जानेंगे, है ना। ये सब इनको, जैसे सीमांत किसान के पास अगर 0 से 1 हेक्टेयर की भूमि है तो सीमांत किसान कहलाता है। लघु किसान के कौन होता है? जो 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखता है ना। लघु मध्यम किसान कौन होता है? 2 से 5 हेक्टेयर की जिसके पास भूमि हो, है ना। मध्यम किसान कौन कहलाता है? जिसे 5 से 10 हेक्टेयर की जिसके पास भूमि हो। और बड़ा किसान कौन होता है? जिससे 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की भूमि हो, है ना। बड़े किसानों की संख्या काफ़ी कम है ना। पूर्व में से 0.6% के लगभग बड़े किसान हैं, जबकि 87% के पास लघु और सीमांत किसान है वो। ठीक है। ये सब यूनिट वगैरह है। 1 हेक्टेयर कितना? भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको सबको पता होगा, 33 लाख किलोमीटर है। 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना। इसमें से मतलब टोटल कितना हो गया? 33 करोड़ हेक्टेयर हो गया, है ना। इसमें से 15 करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है ना। और अन्य क्या है? गांव, शहर, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, ये क्षेत्र है। अब देश का औसत उत्पादक कैसे निकालेंगे? अनाज का कुल उत्पादन और कुल कृषि भूमि। अनाज का कुल उत्पादन कितना होता है? 28 करोड़ टन, और कुल कृषि भूमि कितनी है? 15 करोड़ टन, है ना। तो 1.87 टन प्रति हेक्टेयर हमारी औसत उत्पादकता है। कितनी? 1.87 टन, 1.87 टन पर हेक्टेयर। ठीक है। जबकि मिस्र में कितनी है? 7 टन प्रति हेक्टेयर। इजराइल में कितनी है? 6 टन प्रति हेक्टेयर। चीन में कितनी है? 4.3 टन प्रति हेक्टेयर। तो देखो भारत में काफ़ी सुधार किए जाने की जरूरत है ना। तो इस तरह से हमको कृषि रिफॉर्म की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। सबके लिए खाद्य सुरक्षा की लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न वितरण, खाद्यान्न व्यापार में सुधार के आपूर्ति पक्षी उपाय के साथ साथ गरीबों के रोजगार और आय में सुधार एवं विवेकशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान जैसे मांग पक्षी उपाय भी सहायक सिद्ध होंगे। अनाज की उपलब्धता में सुधार के लिए कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि और विभिन्न प्रकार के खाद्य फसलों और अन्य वस्तुओं की संरचना का विविधीकरण जरूरी है। इसके लिए कृषि क्षेत्र की भौतिक उत्पादकता में सुधार के साथ साथ कृषि उत्पादों की कीमत सुधार के उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं। 1965 में कृषि मूल्य आयोग बना, है ना, और एफसीआई का गठन भी जब भी हुआ। इसलिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर एक निश्चित मात्रा में अनाज एफसीआई माध्यम से, मतलब एफसीआई ने फिर क्या करा? खाद्यान्न को वो खरीदने लगी, है ना। और फिर एमएसपी की अवधारणा भी बल देने लगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। परंपरागत रूप से उत्पादित कृषि वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के कार्य में निजी व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला सक्रिय है।
बिचौलियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं के हाथ बेचे गए अनाज की कीमत और किसान को मिलने वाली कीमत में बड़ा अंतर होता है। बाजार में जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसी समस्याओं के निदान के लिए तथा स्थिर कीमतों पर आपूर्ति प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए इस वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं संस्थागत सुधार जरूरी है। इसलिए सरकार ने संविदा कृषि, निगम कृषि, सहकारी कृषि जैसे नए संस्थागत उपायों को मान्यता दी है तथा कृषि व्यापार में निवेश, प्रत्यक्ष निवेश और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय भी किए गए हैं। कृषि वस्तुओं के ई-कॉमर्स को भी बढ़ाया जा रहा है, अर्थात ई-कॉमर्स से कृषकों को जोड़ने के लिए ई-नाम शुरू किया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर कार्यरत कृषि उत्पाद मंडियों में सुधार के लिए केंद्र सरकार की प्रेरणा से नई राज्य सरकारों ने अपने पुराने एवं रूढ़िवादी कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट में संशोधन किया है। बाजार आधारित वितरण व्यवस्था में सुधार के बावजूद यह आशंका बनी रहती है कि अन्य पश्चिमी देशों की तरह सट्टेबाजी एवं जमाखोरी की संभावनाएं कुछ न कुछ बनी रहेंगी। बाजार में इन कमियों के मद्देनजर सिर्फ बाजार वितरण प्रणाली पर निर्भर रहना खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक जन वितरण प्रणाली की निरंतर चलाए जाने की जरूरी है। अब हम देखेंगे जन वितरण प्रणाली क्या होती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो प्राचीन काल से राज्य ने उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर अनाज वितरण का कार्य किया, लेकिन आधुनिक संदर्भ में एक नियमित व्यवस्था के रूप में राज्य द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली 1965 से शुरू हुई है ना। क्या हुआ 1965 में? मेक्सिको से उन्नत बीज का आयात एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत सरकार वैज्ञानिकों के दल बनाए गए और उन्हें उन्नत बीज कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है ना। 1966 में क्या हो, जनवरी 1966 में उन्नत बीज कार्यक्रम चलाया गया है ना। फिर बीज वितरण कार्यक्रम चला, लेप टू लैंड मूवमेंट चलाया गया है। सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन को तेज किया गया है। भारतीय उर्वरक निगम 1962 में तेजी से क्षमता विस्तार किया गया। 1965 एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन हुआ। 1965 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ है ना। इसने क्या किया, पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति की, बफर रखा है ना, भंडारण जो वेयर हाउसों का निर्माण हुआ फिर है ना। केंद्र सरकार और एफसीआई में फिर क्या, केंद्र सरकार ने भी इसको नियंत्रण रखा, राज्यों को, बहुत सारे राज्यों से वो अनाज वगैरह खरीदने लगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हम उद्देश्य देखते हैं क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये पहला महत्वपूर्ण है। गरीबी और भुखमरी के प्रभाव को कम करना। बाजार आपूर्ति व्यवस्था पर प्रशासनिक आपूर्ति व्यवस्था का प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बनाना। जमाखोरी और सट्टेबाजी से उत्पन्न होने वाली कीमत उच्चावच पर अंकुश लगाना। अब इसकी खामियां क्या क्या है, विशेषता है। लगभग 45 वर्षों के अनुभव के बावजूद देश के प्रत्येक इलाके तक जन वितरण प्रणाली का विस्तार नहीं हो पाया है ना। खामियां कमजोरियां, गांव से शहर अथवा शहर से दूसरे शहर स्थान परिवर्तन की स्थिति में इस सुविधा से लाखों लोग लंबे समय तक वंचित हो जाते हैं है ना। अभी देखो एक रिसेंट कुछ सरकार ने कुछ ऐसा प्लान किया था कि आप है ना जो अपना राशन कार्ड से आप कहीं भी अपना जो खाद्यान्न की सामग्री, गेहूं चावल जो मिलता है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कोरोना के बाद से लागू हुआ है ना। इसको शायद कुछ नाम दिया था, वन नेशन वन कार्ड ऐसे कुछ दिया था। तो आप देख सकते हैं, करंट अफेयर से जुड़ी हुई खबर है। बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की बढ़ती जरूरतों के अनुसार खाद्यान्न की भंडारण क्षमता और आपूर्ति क्षमता में विस्तार एवं गुणात्मक सुधार नहीं हो पाया है। इस कारण लाखों टन अनाज नष्ट हो जाता है ना। वेयर हाउस वगैरह नहीं है, पानी आ जाता है कभी। एक बार कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो लाखों टन अनाज बारिश में सड़ रहा है उससे अच्छा तो आप गरीबों में बांट दो। केंद्र सरकार को ऐसा निर्देश दिया था, बहुत पहले किया था, 2-3 साल पहले। लाभार्थियों की सही पहचान के अभाव के कारण सरकार पर अनाज खरीदने का एवं आपूर्ति करने का अनावश्यक अतिरिक्त भार पड़ता है। इससे खाद्य सब्सिडी का बोझ बजट पर बढ़ता ही जा रहा है। संस्थागत व्यवस्था में पारदर्शिता एवं दायित्व निर्धारण की कमियों के कारण संसाधनों के रिसाव की समस्या निरंतर बनी हुई है ना। इसकी शांता कुमार समिति का गठन किया था
है ना, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एफसीआई पर भी भारतीय खाद्य निगम की कार्यशैली, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई पर इन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। भारतीय खाद्य निगम की कार्यशैली और जन वितरण प्रणाली में सुधार की सिफारिशें आमंत्रित करने के लिए 2014 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शांता कुमार थे। समिति ने निम्न प्रमुख सिफारिशें दी है, मतलब दी है उसने, ठीक है। आपको ये पता होगा CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, है ना, ये क्या करता है, MSP की दरें सरकार को बताता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका मतलब वो बताता है कि हाँ ये सही है, मतलब ये घोषणा करता है कि इन दरों को हम MSP पर, मतलब इन खाद्यान्न चीज़ों को हम MSP पर खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये एक न्यूनतम मूल्य है जिस पर अगर किसान को बाजार में मूल्य कम मूल्य मिल रहा है तो जो सरकार द्वारा MSP पर घोषित मूल्य, उस मूल्य पर वो बेच सकता है। मान लो कि गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं मान लो कि बाजार में चल रहा है 25 रुपये किलो, है ना, तो सरकार मतलब जो किसानों को लगता है कि ये काफ़ी कम मूल्य है, तो सरकार एक बेंचमार्क स्थापित कर देगी, 30 रुपये में हम खरीदेंगे, 30 रुपये पर केजी में हम खरीदेंगे। अगर 30 रुपये ज़्यादा से बाजार में आप बेच सकते हो तो बेचिए, नहीं तो 30 रुपये में तो हम खरीदेंगे ही सही, आप हमें दीजिए। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे कम में नहीं मतलब इससे कम में नहीं खरीदेंगे, ठीक है। आप अगर किसान अगर ज़्यादा और कोई देगा तो उसे बेच देगा, लेकिन अगर कोई नहीं खरीद रहा है ना, और बाजार में काफ़ी कम मूल्य चल रहा है, मान लो 20 रुपये चल रहा है, 25 चल रहा है, तो सरकार कहेगी हम 30 रुपये में खरीदेंगे। इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, है ना। एक PP होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये भी हम देखेंगे। एक IP होता है इशू प्राइस, इसको भी हम आगे देखेंगे। MSP का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। FCI पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं खरीदता है। FCI खरीद कार्यक्रम में आंचलिक संतुलन नहीं बना पाता है। समाधान क्या है, खरीद प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। अब MSP निर्धारण की अलग अलग तकनीकें, मैं इसको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।